नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पर बहुत ही बड़ा नया फैसला आ चुका है। वही कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर्स से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता से जुड़ी खबर को जानने से पहले आज पीएम मोदी के आईसीसी इवेंट को लेकर सभी भारतीयों के लिए बड़ी खबर आई है, जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने की स्वदेशी अपनाने की अपील। आईसीसी के इवेंट में कहा 2022 तक भारत को बनाएंगे आत्मनिर्भर। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हर वो चीज़ जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर हैं, वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में इन्हीं उत्पादों का भारत निर्यातक कैसे बने, हमें और तेजी से काम करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते हुए देशवासियों से भारत में बने सामान का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। स्वामी विवेकानंद की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीयों को अपने ही उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहिए, ताकि हमारी कला दूसरे देशों तक पहुंच के। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से स्वदेशी का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा हर वो चीज़ जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं उत्पादों का भारत निर्यातक कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सोलर एनर्जी, रिचार्जेबल बैटरियों के क्षेत्र में काम करने के लिए भी कारोबारियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना वायरस सबसे बड़ा संकट है, तो हमें इससे सबसे बड़ी सीख भी लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश का नागरिक को इस संकट को अवसर में तब्दील करना होगा। हमें इस संकट को देश के लिए एक बड़े अवसर में तब्दील करना होगा। हमारे लिए टर्निंग पॉइंट आत्मनिर्भर भारत का मिशन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा देश जब 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती से आगे बढ़ चुका होगा। पीएम मोदी ने कहा दुनिया कोरोना वायरस के संकट से लड़ रही है और भारत भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ और भी मसले हैं। बाढ़, टिड्डी दल, तूफान, छोटे भूकंप, चक्रवात के संकट से हमें जूझना पड़ रहा है, लेकिन भारत इन सभी चुनौतियों से एक साथ निपटने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने स्थायी विकास का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में एक और अभियान चल रहा है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का। इसमें पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट तीनों ही विषय जुड़े हुए हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आपके यहाँ जूट का कारोबार बढ़ने की संभावना बढ़ती है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन दोबारा लगाने पर सरकार हो रही है मजबूर। दे दिए हैं ये सारे संकेत। जी हाँ, 1 जून से लागू हुए अनलॉक 1 के 10 दिनों के दौरान देश में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैला है, उसको देखते हुए लोग एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत महसूस करने लगे हैं। 31 मई को 1,90,000 केस थे और ये खबर बनाए जाने तक 2,78,000 केस हैं। इस दौरान संक्रमितों और मौत के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने ऐसे संकेत दिए हैं जिनके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि सरकार एक बार और लॉकडाउन के लिए मजबूर हो सकती है। यह संकेत लॉकडाउन 6 के। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर 1 हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर सील करने का फैसला किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 8 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही है। मिजोरम, कोरोना वायरस को देखते हुए मिजोरम में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जल्द ही सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी कर देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र इस महामारी से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 2,553 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 109 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में इससे प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर है 88,528 तथा इस जानलेवा विषाणु से मरने वालों की संख्या बढ़कर है 3,169 हो गए हैं। इस दौरान राज्य में 1,661 लोग रोग मुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या है 40,975 हो गई है। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 15 जून तक 44,000 मामले होंगे और 6,600 बेड की आवश्यकता है कि 30 जून तक 1 लाख तक मामले पहुंच जाएंगे और बेड की आवश्यकता होगी 15 जुलाई तक 2,25,000 मामले। झारखंड में लॉकडाउन में बढ़ेगी सख्ती। हेमंत सोरेन बोले जीवन में जीविका में जीवन चुनना होगा।
अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार की इस योजना से मिलेगी राहत, तुरंत चेक करें। जी हां, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 72 दिन का लॉकडाउन किया था। अब तो लॉकडाउन हटकर अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इसमें अभी पूरी तरह से खोला नहीं गया है, क्योंकि देश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार लगातार सजग कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ESIC योजना के तहत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चिकित्सा सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठा रहे हैं। जानिए इस योजना के बारे में। ऐसे में ESIC ने यह भी ऐलान किया था कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अनुदान जमा नहीं कर पाएगी, उनके कर्मचारियों को भी मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएगी। चलिए बताते हैं सरकार की इस योजना के बारे में, साथ ही योजना का किसको लाभ मिलेगा। ESIC ने ट्वीट के जरिए यह जरूरी जानकारी मुहैया कराई है। इसके तहत राज्य या केंद्र ने चिकित्सा प्राधिकरणों से बेहतर समन्वय के लिए हर ESIC ऑफिस में एक नोडल अधिकारी को बैठाया गया है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर ESIC ने अपने लाभार्थियों को ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से कोविड का टेस्ट करवाने की इजाज़त दी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देश को ESIC अस्पतालों में जिम्मेदारी से निभाया जा रहा है। इनको मिलता है लाभ। जानकारी के बारे में बता दें कि ESIC योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपये से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हो। अगली बड़ी खबर, सरकार की इस योजना से अब सरकारी कर्मचारी भी उठा सकेंगे लाभ। केंद्र सरकार ने जारी किया नए नियम। जी हां, प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों के भविष्य को सुधारने के लिए कई योजना और कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 साल पूरा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत देश के हर एक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक मदद दी जाती रही है। अब यह मदद 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था। इस रजिस्ट्रेशन में बैंक खाता को आधार से लिंक करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश भर के 14 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को आर्थिक मदद देने का बड़ा बीड़ा उठाया गया है। यह नए नियम, आपको बता दें कि मौजूदा समय में सरकार ने इस योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सरकारी नौकरी वालों के लिए है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी वालों को लेकर इस योजना में जोड़ दिया गया है। जिस पर ध्यान देने योग्य बात जरूरी है, मेंबर जो सरकारी नौकरी में है या मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं, तो फिर वह योजना का लाभ उठा सकता है। इस नए नियम के बारे में विस्तार से बात की जाए तो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए सरकार की ओर से परिवार की परिभाषा में तय की गई है। इसके अंतर्गत पति पत्नी और उनका नाबालिग बच्चा भी इसमें शामिल होगा। ऐसे में यदि जिसकी ज्वाइंट फैमिली में बंटवारा हो चुका है और बेटों के नाम पर ट्रांसफर होती है, तो परिवार की इस परिभाषा के तहत कई लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। ये बड़ी खबर, कोरोना की आड़ में रेल कर्मचारियों को महंगा भत्ते को रोक रही है सरकार। जी हां, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय मंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि कोरोना की आड़ में केंद्र सरकार रेलवे कर्मचारियों को महंगे भत्ते को रोक रही है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा महंगा भत्ता रोकने के खिलाफ 6 से 8 जून तक देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाए हैं। इसके बाद 8 जून को देशव्यापी विरोध दिवस भी मनाया, फिर भी केंद्र सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टे केंद्र सरकार रेल कर्मचारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। रेल कर्मी महंगा भत्ते की बहाली के लिए किसी भी तरह का विरोध करने को तैयार हैं। इसके लिए उचित समय का इंतजार किया जा रहा है। महामंत्री ने बताया कि देशव्यापी विरोध में 9 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों अनदेखी ऐसी विषम परिस्थिति में ठीक नहीं है। लॉकडाउन के समय में रेल कर्मचारियों ने दिन रात पूरी मेहनत की है। उनकी मेहनत से ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, पार्सल ट्रेनों और मालगाड़ियों का बराबर संचालन हुआ। रेलवे स्टेशन, पावर केबिन और कंट्रोल रूम में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भी रेल कर्मचारियों ने ड्यूटी की है। केंद्र सरकार चाहे एक ट्रेन चलाए या 200 ट्रेनें, रेलवे कर्मचारियों को तो ड्यूटी उतने ही घंटे करनी पड़ती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने रेल कर्मचारियों को महंगा भत्ता डीए कोरोना के संक्रमण के चलते रोक दिया है, जबकि सभी रेल कर्मचारियों ने कोरोना से निपटने के लिए अपना 1 दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया है। महंगा भत्ता रोके जाने के खिलाफ रेल कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इसके लिए उन्होंने विरोध दिवस भी मनाया और आगे भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, जुलाई अंत तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं पेंशनर। जी हां, कोषागार से पेंशन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। जिन्होंने अभी तक कोषागार में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, वे अब जुलाई अंत तक प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इसके कारण जून की पेंशन मिलने में उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस बार मार्च में प्रमाण पत्र जमा करने थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण पेंशनर्स प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए।
प्रदेश सरकार ने भी पेंशनर्स को यह छूट दी थी कि वे जून तक अपना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। जून में भी काफ़ी लोग प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए। फिलहाल प्रदेश सरकार ने अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर जुलाई तक कर दी है। इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश महामंत्री बची सिंह रावत ने कहा कि पेंशनर्स को जून की पेंशन में भी अब निश्चित समय पर ही मिलेगी। तो ये थी आपके लिए बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।